नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में माध्यम के द्वारा हम जो +1 की हिस्ट्री की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो इस्लाम का उदय और उसके विस्तारित स्वरूप के माध्यम के द्वारा उसका जो आरंभिक काल के बारे में हमने पढ़ा था, और मुख्य रूप से इसमें जो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बनाया गया जो स्थायित्व था उसका वर्णन है वो दिया गया था। तो आज के वीडियो के माध्यम के द्वारा किस तरीके से जो पैगंबर मोहम्मद की जो मृत्यु के बाद उसका जो विस्तारित स्वरूप है वो फैला, और किस तरीके से जो गृह युद्ध की स्थिति थी वो इस्लाम धर्म के अंदर देखी जा सकती है। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सैद्धांतिक सुस्थापित सिद्धांतों के अभाव में उलमा को अंतरित कर दी गई। उससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन उसमें मुसलमानों के गहरे मतभेद भी पैदा हो गए थे। अब पैगंबर मोहम्मद की 632 में डेथ होने के बाद जो इस्लाम का मुख्य है, जो अगला जो पैगंबर है, जो खलीफा गुरु है, वो नहीं बनाया गया था। जिसके माध्यम के द्वारा जो एक संकट की स्थिति है वो पैदा वो हो गई थी, जिसमें उसके उत्तराधिकारी के रूप में राजनीतिक सत्ता और उत्तराधिकार के सैद्धांतिक जो स्वरूप स्थापित करने के लिए मुख्य वो मानी जा सकती है। इससे नवाचारों के लिए जो नए उत्पन्न है, नए विचार, नए सिद्धांत, जिनके माध्यम के द्वारा जो मुसलमानों के अंदर है, जो अंतर्गत जो मतभेद है वो पैदा हो गए थे। सबसे नव परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हो, जिसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि है वो बन गया था। जिसमें सबसे जो नया परिवर्तन हुआ था कि जो खिलाफत करने का जो निर्माण हुआ था, जिसके माध्यम के द्वारा उसका समुदाय का नेता के रूप में जो पैगंबर का जो प्रतिनिधि था वो बन गया था। खिलाफत मतलब जो उसके खिलाफ थे, जो व्यक्ति पर्सन इस परंपरा और इस धार्मिक आदतों और विश्वासों के जो खिलाफ है वो माने गए थे। पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ में गहरे और नज़दीकी संबंधों के आधार पर उनकी शक्तियाँ का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य वो जारी रखा। अब जिन प्रक्रियाओं के द्वारा खलीफाओं का जो महत्व, काफ़ी गहरे विचार और संबंधों के आधार पर उनकी जो शक्तियाँ हैं वो शुरुआती 4 खलीफों के द्वारा इसका जो रिलेशन है वो बनाया गया था, और अलग अलग मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनको स्थापित है वो किया गया था। खिलाफत के 2 उद्देश्य थे। एक तो कबीलों पर नियंत्रण करना, जिससे उनका बिल्कुल उलमा का गठन हुआ था। दूसरा राज्य के संसाधन है वो जुटाना। तो खिलाफत के दो मुख्य जो उद्देश्य वो माने गए थे, जिसका पहला था कि कबीलों के ऊपर नियंत्रण रखना, और दूसरा था कि जो राज्य के लिए जो संसाधन है, रिसोर्स के जो साधन हैं, उनके लिए उनके ऊपर जो व्यवस्था है वो कायम रखना। पैगंबर मोहम्मद के देवसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए थे। कुछ कबीलों ने तो उलमा के नमूनों पर से अपने सामाजिक स्थापना करने के लिए अपने सबको पैगंबर वो बना लिया था। तो पैगंबर की डेप्थ उसकी मृत्यु होने के बाद काफ़ी सारे कबीलों ने अलग होकर अपने अलग समाजों के लिए जो अपने आप को स्वयं का पैगंबर है वो बना लिया था, यानी कि खलीफा या गुरु है वो, धार्मिक गुरु है वो घोषित है वो कर लिया था। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता का विस्तार करने की नीति का रूप प्रदान दिया। तो पहले खलीफा के द्वारा अबू बकर ने इन अभियानों के द्वारा जो विद्रोहों का दमन करने के लिए जो विरोध है वो किया, और दूसरे खलीफा जो उमर ने जो उम्मा की जो सत्ता का विस्तार करने के लिए जो नीति थी वो अपनाई थी। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापारिक और करों में होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि प्राप्त की जा सकती थी। खलीफा और उनके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य, पूर्व में सैनानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपनी कबीलों को शक्ति है वो जुटाई थी। अब जिन तरीक़ों के द्वारा खलीफों के द्वारा जो शक्ति और व्यापार करने के लिए काफ़ी इनका विस्तार करने के लिए, करों के लिए उन्होंने जो आंदोलन है वो चलाया था, जिसके माध्यम के द्वारा जो अभियानों के द्वारा जो लूटी गई रकम के द्वारा धनराशि प्राप्त की जाती थी,
उन्हीं के द्वारा उनका साम्राज्य विस्तारित स्वरूप है वो दिया जाता था। बाजेटाइन और मसानिद साम्राज्य अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर थे, तो वे विशाल क्षेत्रों पर कार्य करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। अब जिस तरीके से इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता था, जिसके अंदर बाइजेटाइन और संसानिक साम्राज्य को प्रमुख सत्ता स्थापित करने के बाद उनको अपने प्रभुत्व का एक प्रमुख एक राज्य है वो माना जा सकता था। बाइजेटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुतुश धर्म का संरक्षण देता था। तो बाइजेटाइन साम्राज्य के द्वारा ईसाई धर्म को और ससानी साम्राज्य के द्वारा ईरान के जो प्राचीन धर्म था जरतुश धर्म को संरक्षण है वो दिया जाता था। अरबों के आक्रमण के समय इन दोनों साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोह के कारण गिरावट है वो आ चुकी थी। तो इसमें मुख्य रूप से जो गिरावट आने का जो कारण था वो आपस के अंदर धार्मिक संघर्ष और अभिजात वर्ग या जो उच्च वर्ग से संबंधित अपने आप को मानते थे उनके विद्रोह के कारण इस समुदाय के अंदर जो गिरावट है वो आ गई थी। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्होंने अपने अधीन लाना आसान हो गया था। 3 सफल अभियानों ने अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया था। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान है वो दिया था। इसमें जो मुख्य कारण माना गया था वो अलग अलग जो युद्धों के कारण, संधियों के कारण इनमें जो अधीनता है वो आसान हो गई थी और उन्हीं के सफल अभियानों के माध्यम के द्वारा जब अरबों के सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण के अंतर्गत है वो ला दिया जाता था। और धार्मिक और सामरिक नीति के माध्यम के द्वारा इसमें कमजोरियों के द्वारा अरबों की सफलता में योगदान है वो दिया जा सकता है, जिसमें विरोधियों के ऊपर नियंत्रण है वो कायम है वो रखा गया। तीसरे खलीफा उस्मान ने अपने नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और आक्सन के बीच के विशाल क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये इलाके आज भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत है। तो अल्लाह जो तीसरे खलीफा के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया गया था वो उसके अंतर्गत उस्मान ने अपने अभियान है वो चलाए थे। उसके लगभग पैगंबर मोहम्मद के लगभग 10 वर्ष के अंदर अंदर उसने अरब इस्लाम के राज्य में नील और आक्सन के बीच में विशाल क्षेत्र है वो नियंत्रण में ले लिया था और जिसके अंतर्गत ये आज के वर्तमान दौर के अंदर मुस्लिम साम्राज्य के जो राज्य है वो माने जा सकते हैं। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने प्रशासनिक ढांचा लागू किया जिसके अध्यक्ष, गवर्नर और कबीलों के मुखिया थे। जिन प्रांतों और खलीफाओं के द्वारा प्रशासनिक ढांचा लागू किया गया था जिसके अंदर गवर्नर और उसके जो कबीलों के मुखिया वो आते थे। केंद्रीय राजकोष अपना राज सब मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा दावों से मिलने वाली लूट में अपना हिस्से वो प्राप्त करते थे। खलीफा के सैनिक, जिसमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे हुए शहरों कूफा और बसरा में शिरों में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थानों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत है बने रह सके। यानी कि जो नीति और प्रणीति इन्होंने अपनाई गई थी उसके माध्यम के द्वारा जो प्रशासनिक ढांचा था वो रेगिस्तानों और इनके किनारों पर बसे हुए जो अनेक जो शिविर बनाए गए थे उसके माध्यम के द्वारा में जो परिवर्तन है वो देखे जा सकते थे और उसी के अंतर्गत इन्होंने कमाल है वो खलीफा के अंतर्गत है वो कमान है वो संभाली थी। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगी प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करों को अदा करने पर उनकी संपत्ति का और धार्मिक कार्यों में संपन्न करने का अधिकार वो बना रहता था। जिन शासक वर्ग और सैनिकों को लूट के बाद उसको हिस्सा मिलाया जाता था उसके अंतर्गत काफ़ी अधिक मात्रा में जो मंथली इनकम है वो उनसे प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों के द्वारा करों को अदा करने के लिए और उनकी संपत्ति और धार्मिक कार्य करवाने के लिए जो अधिकार है वो बना रहता था। इनकी जिनके वजह से इनको जो कर दिया जाता था उनके स्थायित्व बनाने से उनके ऊपर कर के रूप में उनको जो अदा वो करना पड़ता था। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए काफ़ी अधिक स्वायत्ता प्रदान है वो की गई थी। काफ़ी सारे लोगों को अपनी जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता है वो प्रदान है वो की गई थी। राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरबों कबीलों सरलता से नहीं कर पाए। राज क्षेत्र
के विस्तार से संसाधनों और पदों के विस्तार के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा वो बन गए थे। अलग अलग राजनीतिक विस्तार के माध्यम के द्वारा जो जितने भी कबीले बनाए गए थे उसमें सरलता से जो डेवलपमेंट है वो नहीं किए गए थे, और राज्य क्षेत्र और संसाधनों के माध्यम के द्वारा जो उल्मा के झगड़े थे उनके कारण की वजह से उनमें जो पैदा हुए झगड़े से जो उसमें एकता थी उसका खतरा वो पैदा वो हो गया था। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। तो प्रारंभिक शासन काल के अंदर मक्का के अंदर जो कुरैश लोग थे उनका बोलबाला माना जाता है। तीसरे खलीफा उस्मान भी एक कुरैश था जो अपने अधिकार नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने आदमियों से भर दिया था। जो तीसरा जो खलीफा था उस्मान, उन्होंने भी काफ़ी अधिक मात्रा में कुरैश और उसके अधिकार नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत अपने प्रशासन को अपने आदमियों से भर दिया था।